नमस्ते। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हर उस हिंदुस्तानी के लिए एक आईना है जो अपनी जड़ों की ताकत को भूल चुका है। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान जो खुद को आंकड़ों का जादूगर समझते थे, वे कह रहे थे कि जापान अब नक्शे से मिट जाएगा। वे हंस रहे थे, कह रहे थे कि यह छोटा सा द्वीप अब बूढ़ा हो चुका है, यहां सन्नाटा पसर जाएगा। लेकिन 2025 आते आते उन सबकी बोलती बंद हो गई। और जानते हैं इस चमत्कार के पीछे कौन था? वह कोई जादुई मशीन नहीं थी, वह था हमारे भारत का खून, हमारे देश के संस्कार और हमारे युवाओं की वो काबिलियत जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। हमें हमेशा सिखाया गया कि पश्चिम की ओर देखो, अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, वहीं स्वर्ग है। लेकिन आज सच कुछ और ही है। हमारे देश का एक लड़का, जिसे हम यहां अजिन कहेंगे, उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। अजिन कोई मामूली इंजीनियर नहीं था, वह बेंगलुरु की उन तंग गलियों से निकला था जहां सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। उसने अपनी मेहनत से सिलिकॉन वैली में वो मुकाम हासिल किया था जहां पहुंचने के लिए लोग तरसते हैं। करोड़ों का पैकेज, बड़ी गाड़ी, आलीशान घर, सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक चीज की कमी थी, अपनत्व। अजिन अक्सर कहता था कि विदेशों में हमें सिर्फ एक मशीन की तरह देखा जाता है। जब तक आप काम कर रहे हैं, आप उनके लिए कीमती हैं। जिस दिन आपकी जरूरत खत्म, उस दिन आप उनके लिए कचरा हैं। वहां के समाज में वो गर्माहट नहीं थी जो हमारे गांवों की चौपालों में होती है। वहां सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खोखले वादे थे। शाम के 7 बजते ही वहां के शहरों में सन्नाटा पसर जाता था, डर का माहौल रहता था। क्या इसी को हम तरक्की कहते हैं? जहां आप अपनी कमाई हुई दौलत का आनंद अपने परिवार के साथ चैन से न ले सकें। तभी जापान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। जापान को समझ आ गया था कि सिर्फ तकनीक से देश नहीं चलते, देश चलते हैं उन लोगों से जिनके पास दिमाग के साथ साथ दिल भी हो। और उन्हें वो दिल और दिमाग भारत में नजर आया। जब अजिन को जापान से बुलावा आया तो उसके दोस्तों ने कहा कि तू पागल है क्या? अमेरिका छोड़कर जापान कौन जाता है? लेकिन अजिन को पता था कि भारत और जापान के संस्कार कितने मिलते जुलते हैं। बड़ों का आदर, मेहनत की कद्र और सादगी, ये वो बातें हैं जो हमारे खून में हैं और जापान भी इन्हीं मूल्यों पर खड़ा है। जापान में जब अजिन ने कदम रखा तो उसे लगा ही नहीं कि वह किसी परदेश में आया है। वहां की सफाई, वहां के लोगों का झुककर अभिवादन करना, वह सब उसे अपने घर की याद दिला रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उसने महसूस की वह थी इज्जत। जापानियों ने भारतीय इंजीनियरों को सिर्फ नौकर की तरह नहीं, बल्कि एक गुरु की तरह देखा। उन्हें पता था कि जो गणित, जो विज्ञान और जो सूझबूझ एक भारतीय के पास है, वह दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। अजिन बताता है कि जापान की सड़कों पर जब वह अपनी छोटी सी बेटी के साथ रात को टहलता है तो उसके मन में कोई डर नहीं होता। वहां का कानून इतना सख्त और वहां के लोग इतने ईमानदार हैं कि अगर आप अपना बटुआ भी सड़क पर छोड़ दें तो वह आपको वैसे ही वापस मिलेगा। हमारे भारत में भी तो यही संस्कार हैं, ईमानदारी और भरोसा। बस फर्क इतना था कि हम अपनी कद्र करना भूल गए थे। जापान की सरकार ने जब देखा कि भारतीय लोग उनके समाज में इतनी खूबसूरती से घुल मिल गए हैं तो उन्होंने एक नया कानून बनाया। उन्होंने कहा कि हम जापान के भीतर एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां भारतीय मेधा और जापानी अनुशासन मिलकर दुनिया का नेतृत्व करेंगे। इसे ही दूसरा राष्ट्र कहा गया। यह कोई अलग जमीन नहीं थी, यह दिलों का मिलन था। हमारे भारत के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि जहां धर्म है वहीं जीत है। और हमारा धर्म क्या सिखाता है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। इसी सोच के साथ अजिन और उसके जैसे हजारों भारतीयों ने जापान की ढलती हुई अर्थव्यवस्था में जान फूंक दी। जहां पहले कारखाने बंद हो रहे थे, आज वहां भारतीय दिमाग की बदौलत ऐसी मशीनें बन रही हैं जो आने वाले 100 सालों की दिशा तय करेंगी। लेकिन क्या यह सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में वहां के कुछ लोगों को लगा कि बाहर से आए ये लोग हमारी नौकरियां छीन लेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारतीय लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, उनकी संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं और उनके त्योहारों में शामिल हो रहे हैं, तो उनका नजरिया बदल गया। आज जापान के स्कूलों में भारतीय गणित सिखाया जा रहा है। वहां के बच्चे नमस्ते करना सीख रहे हैं। यह है हमारे भारत की असली ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि हम गरीब देश हैं, हमारे पास क्या है?
लेकिन हकीकत में हमारे पास वो खजाना है जो दुनिया के किसी बैंक में नहीं मिलता। वो है हमारी बुद्धि और हमारे संस्कार। अजिन ने जब अपनी कंपनी के बड़े जापानी अधिकारी से पूछा कि आपने मुझे ही क्यों चुना, तो उस अधिकारी ने बड़ी विनम्रता से कहा, अजिन, मशीनें तो कोई भी बना सकता है, लेकिन उन मशीनों में जान फूंकने के लिए जो जुनून और जो नैतिकता चाहिए, वह सिर्फ आपके देश की मिट्टी में मिलती है। यह सुनकर अजिन की आंखों में आंसू आ गए और उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज जब हम 2025 की बात करते हैं, तो यह साल भारत के वैश्विक उदय का साल है। जापान में बसा वह छोटा भारत आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। वहां रहने वाले हमारे भाई बहन अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। वे आज भी वहां दिवाली वैसे ही मनाते हैं जैसे वाराणसी के घाटों पर मनाई जाती है। वे वहां के लोगों को यह सिखा रहे हैं कि तरक्की का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है। इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा वह है जब अजिन के माता पिता पहली बार जापान गए। वे डरे हुए थे कि वहां कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां का हर जापानी उनके सामने सिर झुकाकर उनका स्वागत कर रहा है क्योंकि वे एक भारतीय इंजीनियर के माता पिता हैं, तो उन्हें समझ आया कि उनके बेटे ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि अपने देश का सम्मान कमाया है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपनी काबिलियत पर कभी शक नहीं करना चाहिए। हम वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को शून्य दिया, हमने ही आयुर्वेद दिया, और आज हम ही दुनिया की डूबती हुई कश्तियों के खेवनहार बन रहे हैं। जापान का यह चमत्कार इस बात का सबूत है कि आने वाला समय भारत का है। हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, बस अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी को बनाए रखना है। जापान की सड़कों पर जब आज जय हिंद की गूंज सुनाई देती है, तो वह सिर्फ एक नारा नहीं होता, वह उस जीत की कहानी होती है जो एक भारतीय ने अपनी सादगी और प्रतिभा से लिखी है। अजिन जैसे युवा आज घर घर में होने चाहिए, जो अपनी मिट्टी की खुशबू को 7 समंदर पार तक लेकर जाएं। यह तो बस शुरुआत है। जापान के उस दूसरे राष्ट्र में आज जो खुशहाली है, वह जल्द ही पूरी दुनिया में फैलेगी, और उस दिन हर कोई कहेगा कि अगर तरक्की देखनी है तो भारत की आंखों से देखो, अगर ईमानदारी सीखनी है तो भारत के चरित्र से सीखो, और अगर भविष्य सुरक्षित करना है तो भारत का साथ थाम लो। हमें अपनी इस विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जहां अतिथि को देव माना जाता है, और आज वही देव बनकर हम दुनिया की रक्षा कर रहे हैं। जापान की इस सफलता में हर उस भारतीय का हाथ है जो मेहनत में विश्वास रखता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारी एकता और हमारी संस्कृति में है। अजिन जब पहले दिन अपने दफ्तर पहुंचा, तो वहां का माहौल देखकर वह दंग रह गया। चारों ओर सन्नाटा, हर कोई अपने काम में इतना डूबा हुआ कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। उसे लगा कि शायद ये लोग मशीनों की तरह जी रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे समझ आया कि यह खामोशी रूखापन नहीं, बल्कि अपने काम के प्रति एक गहरी इबादत है। हमारे यहां कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है। जापानियों ने इसे सचमुच जीकर दिखाया है। एक दिन की बात है, कंपनी के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में कोई ऐसी तकनीकी खराबी आ गई जिसे सुलझाने में वहां के सबसे अनुभवी इंजीनियर भी नाकाम हो रहे थे। जापानी लोग नियमों के पक्के होते हैं, वे किताब में लिखे तरीके से बाहर नहीं जा पाते। पूरा दफ्तर तनाव में था, करोड़ों का नुकसान हो रहा था। तभी अजिन आगे आया। उसने समस्या को एक अलग नजरिए से देखा। हम भारतीयों के पास एक ऐसी चीज होती है जिसे दुनिया आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहती है, पर हम उसे अपनी भाषा में सूझबूझ और जुगाड़ कहते हैं। अजिन ने अपनी मां की एक बात याद की, बेटा, जब सीधा रास्ता बंद हो जाए तो अपनी जड़ों की ओर मुड़कर देखो। उसने अपनी पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक विज्ञान का ऐसा मेल बिठाया कि वह समस्या चंद घंटों में हल हो गई। जब मशीन फिर से दौड़ने लगी तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। जापानी इंजीनियर हैरान थे। उन्होंने अजिन के पास आकर अपना सिर झुकाया और कहा, अजिन सान, आपने हमें वह दिखाया जो हम सालों के अनुभव के बाद भी नहीं देख पाए। उस दिन अजिन को समझ आया कि भारतीय बुद्धि सिर्फ सूचनाओं का भंडार नहीं है, बल्कि यह वह रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता खोज लेती है। अजिन के घर के पास एक बुजुर्ग जापानी जोड़ा रहता था। शुरू में वे इस विदेशी परिवार को बड़ी शंका की नजर से देखते थे, लेकिन एक शाम जब उस बुजुर्ग महिला की तबीयत अचानक बिगड़ी तो अजिन ने बिना सोचे समझे अपनी कार निकाली और उन्हें अस्पताल ले गया।
उसने वहां रुककर सारी औपचारिकताएं पूरी कीं, जैसे वह अपने ही माता पिता की सेवा कर रहा हो। जब वह बुजुर्ग ठीक होकर घर लौटे तो उन्होंने अजिन के हाथ थाम लिए और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हमें बताया गया था कि बाहरी लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं, लेकिन आपने हमें परिवार जैसा प्यार दिया। यही तो हमारे भारत की पहचान है। हम जहां जाते हैं वहां की मिट्टी में अपनापन बो देते हैं। आज जापान के उस इलाके में लोग अजिन के परिवार को सिर्फ एक विदेशी नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी और रक्षक के रूप में देखते हैं। वहां के बच्चे अब अजिन की पत्नी से भारतीय मसाले और दाल बनाना सीख रहे हैं। वे हैरान हैं कि कैसे सादा भोजन भी इतना स्वादिष्ट और सेहतमंद हो सकता है। यह सिर्फ स्वाद का जादू नहीं है, यह उन हाथों का जादू है जो प्यार से खाना परोसते हैं। धीरे धीरे वहां के दफ्तरों में भी बदलाव आने लगा। पहले जहां सिर्फ काम की बातें होती थीं, अब वहां चाय के साथ अपनों का हाल चाल भी पूछा जाने लगा। भारतीय इंजीनियरों ने जापानियों को सिखाया कि काम जरूरी है, लेकिन अपनों के साथ हंसना बोलना उस काम को और भी बेहतर बना देता है। इसे ही हम भारतीय संस्कृति का प्रभाव कहते हैं। आज जापान की बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्डरूम में भारतीय विचारधारा को जगह मिल रही है। एक और महत्वपूर्ण बात जो अजिन ने महसूस की, वह थी शिक्षा। वहां के स्कूलों में जब भारतीय बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वे सिर्फ पढ़ाई में ही तेज नहीं होते, बल्कि वे अनुशासन और बड़ों के प्रति सम्मान में भी सबसे आगे रहते हैं। जब एक भारतीय बच्चा अपने जापानी शिक्षक के पैर छूता है तो पूरा स्कूल उसे अचंभे से देखता है। शिक्षकों ने महसूस किया कि भारतीय परवरिश में कुछ तो ऐसा है जो बच्चों को न केवल बुद्धिमान बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाता है। आज कई जापानी माता पिता अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजना चाहते हैं जहां भारतीय बच्चे पढ़ते हैं, ताकि वे भी हमारे संस्कार सीख सकें। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन सबके पीछे की असली ताकत क्या है? वह है हमारा अटूट विश्वास और हमारी एकता। जापान में बसे भारतीय समुदाय ने एक दूसरे का हाथ ऐसे थामा है जैसे वे एक ही परिवार के सदस्य हों। जब किसी एक को परेशानी होती है तो पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है। जापानी लोग यह देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे बिना किसी खून के रिश्ते के भी लोग एक दूसरे के लिए इतनी कुर्बानी दे सकते हैं। अजिन की कंपनी ने जब उसे एक बहुत बड़े पद पर पदोन्नत करने का फैसला किया तो उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि वह अपने साथ भारत के उन होनहार युवाओं को भी जोड़ेगा जो आर्थिक तंगी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। जापानी सरकार ने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आज सैकड़ों भारतीय छात्र जापान की स्कॉलरशिप पर वहां पढ़ रहे हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। यह सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, यह पूरे भारत की जीत है। जापान की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में तो दुनिया जानती ही है, पर अजिन बताता है कि वहां की असली सुरक्षा भरोसा है। एक बार वह अपनी कीमती घड़ी पार्क के बेंच पर भूल गया था। 3 दिन बाद जब वह वहां वापस गया तो वह घड़ी वहीं रखी मिली। किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। अजिन कहता है कि जब वह यह खबर अपने गांव के दोस्तों को सुनाता है तो उन्हें यकीन नहीं होता। लेकिन सच तो यह है कि जब इंसान के मन में लालच नहीं होता और समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है तो ऐसे ही चमत्कार होते हैं। अजिन के जीवन की यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हमें अपनी पहचान बदलने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं, अपनी धोती कुर्ता, अपनी भाषा और अपने संस्कारों के साथ, वैसे ही दुनिया के लिए सबसे कीमती हैं। जापान ने हमें इसलिए नहीं अपनाया कि हम उनके जैसे बन गए, बल्कि इसलिए अपनाया क्योंकि हमारे पास वो था जो उनके पास नहीं था, असीम धैर्य और अपनों के लिए जीने का जज्बा। आज जब भारत के बड़े बड़े शहरों से युवा विदेश जाने का सपना देखते हैं तो उन्हें अजिन की यह बात जरूर सुननी चाहिए। देश छोड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों को पीछे छोड़ देना सबसे बड़ी भूल है। जापान में बसा वह नया भारत आज फल फूल रहा है क्योंकि वहां के हर भारतीय के दिल में तिरंगा धड़कता है। वे वहां रहकर भी अपनी मिट्टी का कर्ज चुका रहे हैं। वे वहां रहकर भी बात किया करदान अपने ज्ञान से दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। साल 2025 का वह समय कोई नहीं भूल सकता जब पूरी दुनिया की तकनीक एक पल के लिए जैसे थम सी गई थी। एक बहुत बड़े साइबर हमले ने दुनिया के विकसित देशों की कमर तोड़ दी थी। अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े शहर अंधेरे में डूब गए थे, बैंक ठप थे और संचार व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। लोग सड़कों पर उतर आए थे, लूटपाट और अफरा तफरी का माहौल था।
लेकिन इस भयानक तूफान के बीच जापान एक शांत द्वीप की तरह खड़ा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां भारतीय दिमाग और जापानी अनुशासन का वो सुरक्षा कवच था जिसे भेद पाना नामुमकिन था। एक तरह सा आप दोसान बो पधान के लिए बनने की दोसान बना पा। जब संकट आया तो अजिन और उसकी टीम ने अगले 72 घंटों तक पलक तक नहीं झपकाई। वहां के जापानी अधिकारी घबराए हुए थे। वे सोच रहे थे कि अगर बैकअप सिस्टम ने काम नहीं किया तो क्या होगा। तब अजिन ने शांति से कहा, घबराइए मत, हमारे यहां विपत्ति में शांत रहना सिखाया जाता है। जब तक बुद्धि स्थिर है कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। भारतीय इंजीनियरों ने अपनी प्राचीन गणितीय पद्धतियों और आधुनिक कोडिंग का ऐसा मेल बिठाया कि जापान का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहा। उस समय एक दिलचस्प वाकया हुआ। एक युवा भारतीय इंजीनियर जो अभी कुछ महीने पहले ही भारत से आया था, थोड़ा परेशान था। अजिन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद करो अपने दादाजी की बातें। जब गांव में बाढ़ आती थी तो वे कैसे सबको साथ लेकर बांध बनाते थे। तकनीक बदल सकती है लेकिन संकट से लड़ने का जज्बा वही रहता है। आज तुम सिर्फ कोडिंग नहीं कर रहे, तुम मानवता की रक्षा कर रहे हो। उस युवा की आंखों में एक नई चमक आ गई। यही तो है हमारे देश की असली ताकत। हम ज्ञान को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखते, उसे जीवन का हिस्सा बनाते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि जब पश्चिम के देश अपने ही लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे, तब जापान में बसे भारतीय समुदाय ने अपनी रसोई खोल दी थी। वहां के गुरुद्वारों और मंदिरों में जापानी लोगों के लिए लंगर लगाए गए। वे जापानी जो कभी किसी अजनबी से बात करने में झिझकते थे, आज वे भारतीयों के साथ बैठकर दाल रोटी खा रहे थे। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह उन दो संस्कृतियों का मिलन था जो एक दूसरे का सम्मान करती थीं। वहां के एक प्रमुख अखबार ने लिखा, आज हमें समझ आया कि भारत क्यों महान है। उनके पास सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, उनके पास मानवता के इंजीनियर हैं। अजिन बताता है कि उस संकट के दौरान उसने देखा कि कैसे जापानी लोग भारतीयों के धैर्य के कायल हो गए। जब इंटरनेट बंद था और लोग परेशान थे, तब भारतीय परिवारों ने पार्कों में इकट्ठा होकर भजन और संगीत का माहौल बनाया। उन्होंने तनाव को उत्सव में बदल दिया। यह देखकर जापानी लोग दंग थे कि कैसे कोई इतनी बड़ी मुसीबत में भी मुस्कुरा सकता है। एक बुजुर्ग जापानी ने अजिन से पूछा, आप लोगों के पास इतनी शांति कहां से आती है? अजिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह हमारी मिट्टी की देन है, जहां हमें सिखाया जाता है कि समय चाहे कैसा भी हो, विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। जब संकट टला तो जापान की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे अब पूरी तरह से भारतीय शिक्षा पद्धति और जापानी तकनीकी ढांचे को मिलाकर एक नया ज्ञान केंद्र बनाएंगे। आज जापान के विश्वविद्यालय भारत के नालंदा और तक्षशिला की तर्ज पर पुनर्जीवित हो रहे हैं। वहां योग और ध्यान को अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि एक स्वस्थ दिमाग ही श्रेष्ठ तकनीक बना सकता है। अजिन के बेटे ने एक दिन उससे पूछा, पापा क्या हम अब जापानी हो गए हैं? अजिन ने उसे पास बिठाया और कहा, बेटा हम इस धरती के जड़ी हैं जिसने हमें अपनाया, लेकिन हमारा मूल हमेशा भारतीय ही रहेगा। जैसे एक पेड़ की शाखाएं आसमान छूती हैं पर उसकी जड़ें जमीन में गहरी होती हैं, वैसे ही हम दुनिया में कहीं भी रहें, हमारा संस्कार हमें भटकने नहीं देगा। यह सुनकर पास खड़े एक जापानी पड़ोसी की आंखों में सम्मान के आंसू आ गए। आज की तारीख में जापान में भारतीय मेधा का डंका बज रहा है। वहां की सड़कों पर अब सिर्फ तकनीक की बातें नहीं होती, बल्कि अध्यात्म और विज्ञान के तालमेल पर चर्चा होती है। भारतीय इंजीनियरों ने यह साबित कर दिया है कि वे सिर्फ सस्ते श्रम का झरिया नहीं हैं, बल्कि वे नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने वहां के कार्यस्थलों को अधिक मानवीय और संवेदनशील बना दिया है। इस कहानी का एक और पहलू यह है कि कैसे भारत के छोटे शहरों के लड़के लड़कियां आज जापान के इस बदलाव का चेहरा बन रहे हैं। कोई बिहार के मधुबनी से आया है तो कोई तमिलनाडु के छोटे से गांव से। वे अपने साथ सिर्फ अपनी डिग्री नहीं लाए, वे अपने साथ अपनी कला, अपनी भाषा और अपना जुझारूपण लाए हैं। जापान की गलियों में आज भारतीय त्योहारों की धूम रहती है। जब वहां होली के रंग उड़ते हैं तो जापानी लोग भी उसमें सराबोर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे उनके जीवन के बेरंग पन्नों में किसी ने खुशियों के रंग भर दिए हों। अजिन कहता है कि असली तरक्की वह है जहां आप दूसरों को साथ लेकर चलें। जापान में आज भारतीय डॉक्टरों ने वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था में भी क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। वे सिर्फ दवा नहीं देते,
वे मरीज के साथ एक रिश्ता जोड़ते हैं जो हमारे यहाँ की पुरानी परंपरा है। जापानी लोग जो अपनी लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं, अब भारतीय आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के दीवाने हो गए हैं। वहां की दुकानों पर अब हल्दी का दूध और अश्वगंधा गर्व से बेचे जाते हैं। यह सब देखकर गर्व होता है कि कैसे हमारे देश के लोग चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के दुनिया को बदल रहे हैं। हमने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, हमने कभी किसी की जमीन नहीं छीनी, हमने हमेशा लोगों के दिल जीते हैं और आज जापान इसका सबसे बड़ा गवाह है। अजिन जैसे हजारों लोग आज भारत के वो अघोषित राजदूत हैं जिन्होंने तिरंगे का मान 7 समंदर पार और भी ऊंचा कर दिया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद और हमारी शिक्षा प्रणाली की देन है। आज जब दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत की ओर देखते हैं तो वे सिर्फ एक बाजार को नहीं देखते, वे एक ऐसी उम्मीद को देखते हैं जो पूरी दुनिया को बचा सकती है। जापान में जो दूसरा राष्ट्र बना है वह वास्तव में भविष्य का राष्ट्र है, जहां तकनीक के पास दिल है और इंसानियत के पास पंख। अक्टूबर की वह शाम टोक्यो के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने वाली थी। जापान के सबसे बड़े सभागार में दुनिया भर के दिग्गज जुटे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक बहुत बड़ा बदलाव छिपा था। मंच पर जापान के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे थे, लेकिन सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पर टिकी थीं, हमारा अपना अजिन। आज उसे जापान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाना था। यह सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि यह इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि भारत के बिना जापान का भविष्य अधूरा है। जब अजिन मंच पर पहुंचा तो उसने सबसे पहले झुककर वहां के बड़ों का अभिवादन किया, लेकिन उसके मन में अपने देश की मिट्टी की यादें ताजा थीं। उसने अपने भाषण की शुरुआत जापानी में नहीं, बल्कि अपनी मातृभाषा में नमस्ते कहकर की। उस एक शब्द ने वहां बैठे हजारों लोगों के दिलों को छू लिया। उसने कहा, आज जो सम्मान आप मुझे दे रहे हैं वह मेरा नहीं है। यह सम्मान उस देश का है जिसने मुझे सिखाया कि अंधेरे में दिया कैसे जलाया जाता है। यह सम्मान भारत के उन करोड़ों युवाओं का है जो आज भी तंग गलियों में बैठकर पूरी दुनिया को बदलने का सपना देखते हैं। अजिन ने उस दिन एक ऐसी बात कही जो आज हर भारतीय को सुननी चाहिए। उसने बताया कि कैसे जापान में एक नई अदृश्य दीवार ढह गई है। पहले लोग सोचते थे कि भारतीय सिर्फ मजदूर या कोड लिखने वाले लोग हैं, लेकिन आज वे यहाँ के मार्गदर्शक बन चुके हैं। जापान की सरकार ने उस दिन भारत निप्पॉन मैत्री नाम के एक स्थायी प्रोजेक्ट की घोषणा की। यह कोई व्यापारिक समझौता नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और आत्मिक बंधन था। अब जापान के हर शहर में एक भारत केंद्र होगा, जहां जापानी बच्चे संस्कृत सीखेंगे, योग करेंगे और भारत के उस ज्ञान को समझेंगे जिसने हजारों सालों से दुनिया को रास्ता दिखाया है। सभागार में बैठी अजिन की पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने देखा कि कैसे उसकी छोटी सी बेटी, जो अब जापान में बड़ी हो रही है, अपनी सहेलियों को भारतीय कहानियां सुना रही थी। वह बच्ची उन्हें बता रही थी कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया और कैसे महात्मा बुद्ध ने शांति का संदेश दिया। यही तो है असली जीत। हमने किसी पर अपनी ताकत नहीं, वह प्रति संभाती अपनी ताकत नहीं में थोपी। हमने अपनी कहानियों और अपने चरित्र से लोगों के दिलों में जगह बनाई। आज जापान के स्कूलों में बच्चे पंचतंत्र की कहानियां पढ़ रहे हैं, जो उन्हें जीवन के असली मूल्य सिखा रही हैं। अजिन ने अपने भाषण के अंत में भारत की ओर देखते हुए एक संदेश भेजा। उसने कहा, मेरे देशवासियों, अपनी शक्ति को पहचानो। हम वो लोग हैं जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, हमारे संस्कार। आज पूरी दुनिया अकेलेपन और अवसाद से जूझ रही है, और भारत ही वह देश है जिसके पास परिवार का सुख और मानसिक शांति का नुस्खा है। उसने बताया कि कैसे जापान में अब संयुक्त परिवार की परंपरा फिर से लौट रही है, क्योंकि उन्होंने भारतीयों को अपने माता पिता के साथ खुश रहते देखा है। एक शांत तरह से, जानसान तरह से, आदरसान तरह से वह करने के लिए जापानी लोग अब अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेजने के बजाय उनके साथ समय बिताना पसंद कर रहे हैं। यह बदलाव किसी कानून से नहीं, बल्कि हमारे देश के उदाहरण से आया है। जैसे ही अजिन का भाषण खत्म हुआ, पूरा सभागार खड़ा हो गया और काफी देर तक तालियां बजती रहीं। वहां के एक मशहूर जापानी उद्योगपति ने अजिन का हाथ थामकर कहा, अजिन, आपने हमें फिर से इंसान बनना सिखा दिया। हम तकनीक की दौड़ में यह भूल गए थे कि जिंदगी क्या होती है।
लेकिन आपके देश ने हमें फिर से जीना सिखाया। यह सुनकर अजिन का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। उसे लगा कि आज उसकी बरसों की मेहनत सफल हो गई है। जापान की सड़कों पर अब एक नया दृश्य आम हो गया है। वहां की दुकानों पर अब भारतीय मिठाइयां उतनी ही चाव से खाई जाती हैं जितनी जापानी सुशी। वहां के त्योहारों में अब ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देती है। लेकिन सबसे सुंदर दृश्य वह होता है जब काता के समाज ने सुबह के समय जापानी और भारतीय लोग पार्कों में एक साथ बैठकर प्राणायाम करते हैं। उनके बीच भाषा की कोई दीवार नहीं है, क्योंकि उनकी आत्माएं एक दूसरे को समझने लगी हैं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि 2025 का वह साल सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था। यह उस भविष्यवाणी की हार थी जिसने कहा था कि जापान मिट जाएगा। जापान मिटा नहीं, बल्कि वह भारत के साथ मिलकर और भी भव्य और सुंदर बन गया। आज वहां की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वह सिर्फ बाहरी लोगों के आने से नहीं हुई है, बल्कि वहां के लोगों में जीवन के प्रति जो नया उत्साह जागा है उससे हुई है। भारतीय लोगों ने उन्हें सिखाया है कि बच्चा पालना बोझ नहीं, बल्कि ईश्वर का वरदान है। अजिन अब अपनी रिटायरमेंट की योजना बना रहा है, लेकिन वह भारत वापस नहीं आएगा और न ही वह पूरी तरह जापानी बनेगा। वह उस दूसरे राष्ट्र का नागरिक बनकर रहेगा जो दो महान संस्कृतियों के मिलन से बना है। वह कहता है कि भविष्य में कोई सरहदें नहीं होंगी, सिर्फ विचारों का आदान प्रदान होगा, और उस भविष्य में भारत एक जगत गुरु की भूमिका में होगा। जापान की इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? यही कि हमें अपनी संस्कृति पर कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हमारी सादगी, हमारी ईमानदारी और हमारा आपसी प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। जब हम खुद का सम्मान करेंगे तभी दुनिया हमारा सम्मान करेगी। आज जापान में जो मिनी इंडिया बसा है वह इस बात का सबूत है कि भारतीयता एक ऐसी खुशबू है जो जहां भी जाती है वहां के माहौल को महका देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अजिन की नहीं है, यह आपकी और मेरी कहानी है। हम जहां भी रहें, जिस भी हाल में रहें, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम उस महान देश के वारिस हैं जिसने कभी हारना नहीं सीखा। जापान का पुनर्जन्म इस बात की गवाही है कि सत्य और परिश्रम की हमेशा जीत होती है। अब समय आ गया है कि हम अपनी सोच को बदलें। हमें अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपनी जड़ों की ओर लौटना है। जैसे जापान ने हमारी मेधा को पहचाना, वैसे ही हमें भी अपनी ताकत को पहचानना होगा। आज जब हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आइए एक प्रण लें कि हम जहां भी रहेंगे अपने देश का नाम रोशन करेंगे और अपने संस्कारों की मशाल को कभी बुझने नहीं देंगे। जापान के उस दूसरे राष्ट्र में आज जो शांति और समृद्धि है वह जल्द ही पूरी दुनिया का भविष्य होगी, और उस भविष्य के केंद्र में हमारा प्यारा भारत होगा। वहां की हवाओं में आज जो जय हिंद की गूंज है वह हमें हर पल यह याद दिलाती रहेगी कि हम अजेय हैं, हम अद्वितीय हैं। यह तो बस एक शुरुआत है, अभी तो पूरी दुनिया को भारत के रंग में रंगना बाकी है। जब सूरज टोक्यो की पहाड़ियों के पीछे छिपता है तो उसकी लालिमा वैसी ही होती है जैसी कन्याकुमारी के तट पर। यह हमें याद दिलाती है कि हम सब एक हैं, हमारी धड़कनें एक हैं और हमारा लक्ष्य एक है, मानवता की सेवा। अजिन और उसके जैसे हजारों भारतीयों ने आज इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिख दिया है, और यह स्याही कभी नहीं मिटेगी।